हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में इनकम टैक्स में सैलरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अलाउंस को कवर करेंगे। अलाउंसेस की टैक्सेबिलिटी कैसे होती है, इनकम टैक्स में अलाउंसेस से जुड़े हुए कौन कौन से प्रोविजंस हैं, उन सभी चीज़ों को समझेंगे। और ये वीडियो अगर आप लोग अंत तक देख लेते हो तो आई कैन अश्योर यू कि अलाउंसेस से जुड़े हुए किसी भी सम को करने में कोई परेशानी नहीं होगी और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि अलाउंसेस एक्चुअली होते क्या हैं। Allowance means the fixed sum paid by employer to employee to meet official or personal expenses. Generally, allowances are given to employees to meet some particular requirements like house rent, expenses on uniform, conveyance, etc. So we can see allowances क्या होता है, एक तरह का फिक्स सम होता है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को हर महीने सैलरी के साथ देता है सो दैट वो अपने कुछ खर्चे जो है उसके पर्सनल भी हो सकते हैं, ऑफिशियल भी हो सकते हैं, उन खर्चों को वो पूरा कर सके। और ये जो अलाउंसेस मिलते हैं पर्टिकुलर खर्चे के लिए, पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए मिलते हैं, लाइक हाउस रेंट अलाउंस मिलता है घर का किराया देने के लिए, इसी तरीके से यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है यूनिफॉर्म के खर्चे के लिए। देन एजुकेशन अलाउंस मिल सकता है, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिल सकता है बच्चों की पढ़ाई के लिए। और बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, एम्प्लॉयर अपने हिसाब से जितना भी चाहे अलाउंसेस एम्प्लॉय को दे सकता है। टैक्सेबिलिटी के बेसिस पे अलाउंसेस को अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ अलाउंसेस होते हैं जो फुल्ली एग्जम्प्ट होते हैं, उन पर टैक्स बिल्कुल नहीं लगता है। उसके बाद जो दूसरे कैटेगरी में आते हैं दे आर पार्टली टैक्सेबल। दैट मीन्स इस तरह के अलाउंसेस में कुछ पार्ट टैक्सेबल होता है और कुछ एग्जम्प्ट होता है। एग्जम्पशंस यूजुअली फॉर एग्जांपल हाउस रेंट अलाउंस में एग्जम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 1030 ने। फिर स्पेशल अलाउंसेस आते हैं, स्पेशल अलाउंसेस को फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता है, लाइक ऑफिशियल खर्चे के लिए कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, कुछ पर्सनल खर्चे के लिए मिलते हैं। तो ऑफिशियल खर्चों के लिए जो अलाउंसेस मिलता है वो एग्जम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1041 एंड पर्सनल खर्चों के लिए जो मिलता है वो एग्जम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1042। इन सभी चीज़ों को हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। इसके बाद जितने अलाउंसेस होते हैं वो फुली टैक्सेबल होते हैं, उनमें कोई एग्जम्पशन नहीं होता, दे आर 100% टैक्सेबल। तो सबसे पहले देखते हैं कि फुली एग्जम्प्ट अलाउंसेस कौन कौन से हैं। अलाउंसेस टू हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस को जो अलाउंसेस मिलते हैं फुली एग्जम्प्टेड। अलाउंसेस पेड बाय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, कंपनसेटरी अलाउंसेस रिसीव्ड बाय जज, सैंक्चुअरी अलाउंसेस ग्रांटेड टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस, अलाउंस ग्रांटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आउटसाइड इंडिया। तो ये जितने भी अलाउंसेस आप लोग को जस्ट लर्न करके रखना है कि ये सारे अलाउंस 100% एग्जम्प्टेड है, ठीक है। देन ये जितने अलाउंसेस हैं दे आर फुली टैक्सेबल अलाउंस। फुली टैक्सेबल अलाउंसेस में सबसे पहले आता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस। अलाउंस इज नॉर्मली इंटेंडेड टू कंपनसेट द एम्प्लॉय फॉर द हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सिटीज़। मेट्रो सिटी में या फिर बड़े बड़े शहरों में कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई होता है दूसरे शहरों की तुलना में, तो उनको कंपनसेट करने के लिए सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस दिया जाता है एम्प्लॉय को एंड इट इज़ 100% टैक्सेबल। टिफ़िन अलाउंस टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन टिफ़िन रिफ्रेशमेंट 100% taxable. Medical allowance to meet the expenditure on medical treatments fully taxable. Servant allowance to meet the expenditure of servant for personal purpose. Personal purpose के लिए अगर सर्वेंट आप रखते हो उसके लिए आपको कोई अलाउंस मिल रहा है तो वो 100% टैक्सेबल होता है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस गिवन टू प्रोफेशनल्स टू कंपनसेट देम फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट प्रैक्टिस। ये अलाउंसेस एक्चुअली डॉक्टर्स या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस तरह के प्रैक्टिशनर्स को मिलते हैं। लाइक वो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो से बोलता है कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस मत करो, तो आप सिर्फ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करो, तो इसके लिए वो लोग उनको एक नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देते हैं एंड इट इज़ फुली टैक्सेबल। वार्डन और प्रॉक्टर अलाउंस गिवन टू एम्प्लॉयज़ ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वर्किंग एज वार्डन ऑफ द हॉस्टल और वर्किंग एज प्रॉक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, इट इज़ ऑल्सो फुली टैक्सेबल। दैन डेप्यूटेशन अलाउंस given to an employee when he is sent on deputation for a temporary period from the permanent place of service। ठीक है, कहीं बाहर जाकर काम करें तो उसके लिए अगर अलाउंस मिल रहा है तो वो भी पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। दैन इंटरटेनमेंट अलाउंस, इट इज़ एन अलाउंस टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरटेनमेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। ये अलाउंसेस यूजुअली दिया जाता है सो दैट कस्टमर्स को या फिर क्लाइंट को इंटरटेन करने का काम किया जा सके, और ये पूरी तरह से टैक्सेबल होता है सभी के लिए, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16(2). दैट मीन्स इंटरटेनमेंट अलाउंस हम लोग सभी के सैलरी में ऐड करते हैं, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन देते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, प्राइवेट एम्प्लॉय को ये डिडक्शन नहीं मिलता है, ठीक है।
देन DNS अलाउंस गिवन टू एन एम्प्लॉय टू मीट द बर्डन ऑफ इन्फ्लेशन और इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, आप लोगों को पता है कि महंगाई तो हमेशा बढ़ती ही रहती है, तो बढ़ती हुई महंगाई से निपटने के लिए DNS अलाउंस दिया जाता है, और ये यूजुअली जिस दर से महंगाई बढ़ती है उसी दर से DNS अलाउंस भी बढ़ते रहता है। तो ये सारे अलाउंसेस है वो 100% टैक्सेबल है, आप लोगों को ये सब चीज़ समझ के रखना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। पार्टली टैक्सेबल अलाउंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं एग्जाम में, और ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अंडर सेक्शन 1013A कितना एग्जाम्पशन मिलेगा? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल हाउस रेंट। ठीक है, सबसे पहले लेंगे एक्चुअल जो HRA मिल रहा है एम्प्लॉय को, वो कंसिडर करेंगे। देन 50% ऑफ सैलरी इन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। एम्प्लॉय अगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दैट मीन्स किसी मेट्रोज में रह रहा है, तो हम लोग 50% ऑफ सैलरी लेंगे। ठीक है, और 40% ऑफ सैलरी इन अदर केसेस, मतलब किसी दूसरे शहर में रह रहा है तो 40%, मेट्रो सिटी में रह रहा है तो 50% ऑफ सैलरी लेना है, किसी दूसरे शहर में रह रहा है तो 40% ऑफ सैलरी लेना है। एंड थर्ड वन, द एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, मतलब रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, अब इन तीनों में जो सबसे कम रहेगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्टेड। ठीक है, तो एग्जम्पशन का अमाउंट जब लोग टैक्सेबल HRA जो भी मिल रहा है उसमें से एग्जम्पशन का अमाउंट माइनस कर देंगे, तो हमारा टैक्सेबल HRA आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल HRA से एग्जम्पशन का अमाउंट माइनस करना है। अब इसमें कुछ और बातें जो आपको समझनी चाहिए। एग्जम्पशन नॉट अवेलेबल टू एन असेसी हु लिव्स इन हिज ओन हाउस और इन हाउस फॉर विच ही हैज़ नॉट इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ रेंट। दैट मीन्स एम्प्लॉय अगर खुद के घर में रह रहा है या फिर रेंट को लेकर उसका कोई खर्चा नहीं हो रहा, कहीं रेंट पे नहीं करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे उसे ये एग्जम्पशन, कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, उसका पूरा HRA टैक्सेबल होगा। सेकेंड, जो सैलरी मैंने यहाँ पे कई जगह पे जिक्र किया, लाइक 50% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, तो यहाँ पे सैलरी का क्या मतलब है? फॉर दिस पर्पस, मतलब हाउस रेंट अलाउंस का जो हमें एग्जम्पशन निकालना है उसके लिए सैलरी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए हम लोग सैलरी में लेंगे बेसिक। ठीक है, देन DA तभी लेंगे इफ़ इट फॉर्म अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब अगर DA बेसिक सैलरी का पार्ट हो, मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो तो ही लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। एंड थर्ड, कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर। कमीशन अगर टर्नओवर के बेसिस पे मिल रहा है तो वो भी लेना है। दैट मीन्स अगर एम्प्लॉय को फॉर एग्जांपल एवरी मंथ 10,000 कमीशन मिल रहा है तो वो अमाउंट फिक्स है, उस तरह के कमीशन को हमें यहाँ नहीं लेना है। लेकिन वो अगर टर्नओवर के बेसिस पे मिल रहा है, उससे एम्प्लॉय को 10% मिल रहा है, जो भी टर्नओवर वो कर रहा है उसका 10% उसे कमीशन मिल रहा है, तो यहाँ पे कमीशन टर्नओवर के बेसिस पे मिल रहा है, तो उस केस में हम लोग कमीशन को यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो सैलरी मतलब क्या हो? बेसिक, DA if it form a part of retirement benefit, and commission as a fixed percentage on turnover। ठीक है, एंड सैलरी इज डिटरमाइंड ऑन ड्यू बेसिस। ठीक है, तो इन सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के एक इलस्ट्रेशन करते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए देखते हैं। एक्स, अ रेसिडेंट ऑफ अजमेर, रिसीव 48,000 एज बेसिक सैलरी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021। इन एडिशन he gets 4,800 as DNS allowance forming part of basic salary. 7% commission on sales made by him. Sales made by X during the relevant previous year is 86,000 and 6,000 as house rent allowance. He however pays 7,200 as house rent. Determine the quantum of exempted house rent allowance. तो इसके लिए हमें सबसे पहले सैलरी कैलकुलेट करना होगा फॉर दिस पर्पस। ठीक है, तो सैलरी में यहाँ पे क्या क्या आएगा? बेसिक है इनका 48,000। ओके, 48,000 ले लिया हमने। देन DA अगर बेसिक सैलरी का पार्ट है तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया कि DNS अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी, सो विल टेक DA इज 4,800। देन कमीशन तब लेना है अगर वो टर्नओवर के बेसिस पे मिल रहा है, तो यहाँ पे कमीशन भी टर्नओवर के बेसिस पे है, 7% कमीशन एंड टर्नओवर इज 86,000। सो कमीशन इक्वल टू 86,000 इंटू 7/100।
तो ये कैलकुलेट करने पे 6020 आ रहा है, ठीक है। ये सबको ऐड करेंगे तो 58,820 ये हमारा सैलरी आ गया HRA का एग्जम्पशन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो एग्जम्पशन कितना होगा, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग will be exempted HRA, ठीक है। तो एग्जम्पशन कितना होगा, इसमें हमें सबसे पहले लेना है, ये मिस्टर एक्स जो है ये अजमेर में रहते हैं, तो यहाँ हमें 40% ऑफ सैलरी लेनी है। अगर ये किसी मेट्रो सिटी में रहते तो 50% ऑफ सैलरी लेना होता, बट यहाँ पे ये अजमेर में रह रहे हैं तो हमें 40% ऑफ सैलरी लेनी है। सो 40% ऑफ सैलरी, एंड इनकी सैलरी है 58,820, तो 58,820 इंटू 40/100। सो आफ्टर कैलकुलेट करने के बाद ये आ रहा है हमारा 23,528, ओके। देन एक्चुअल HRA 6,000, एक्चुअल HRA 6,000, एंड थर्ड रेंट पेड minus 10% ऑफ सैलरी। सो रेंट ये कितना पे कर रहे हैं, 7,200, सो विल टेक 7,200 माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो इनकी सैलरी 58,820 है, तो इसका 10% हो गया 5,882। सो इट कम्स 1318। अब इन तीनों को कंपेयर करने पे लिस्ट अमाउंट ये 1318, तो ये हमारा एग्जम्पशन हो गया, एग्जम्प्टेड HRA। तो इसी की तरह इसी के बेसिस पे हम लोग टैक्सेबल HRA निकाल सकते हैं। यू ऑल नो टैक्सेबल HRA मतलब एक्चुअल HRA माइनस एग्जम्पशन, ठीक है। HRA इज इक्वल टू एक्चुअल HRA माइनस एग्जम्पशन, ठीक है। तो एक्चुअल HRA इनका 6,000 है, यहाँ से ये जो एग्जम्पशन का अमाउंट है 1,318, ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4682। तो ये हो गया इनका टैक्सेबल HRA, जो कि इनके सैलरी में ऐड होगा, टैक्सेबल सैलरी में ऐड होगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तो हमने क्या किया, सैलरी सबसे पहले कैलकुलेट किया, सैलरी के लिए बेसिक लिया, DA लिया एंड कमीशन लिया। DA तभी लेना जब वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो या बेसिक सैलरी का पार्ट हो, एंड कमीशन तभी लेना जब वो टर्नओवर के बेसिस पे मिल रहा हो। तो इन तीनों को ऐड कर सबसे पहले हमने सैलरी कैलकुलेट किया, उसके बाद एग्जम्पशन का अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले 40% ऑफ सैलरी, अगर किसी मेट्रो सिटी को छोड़कर किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं तो 40% ऑफ सैलरी लेना है, अगर मेट्रो सिटी में है तो 50% ऑफ सैलरी लेनी है। इसके बाद एक्चुअल HRA, देन रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तीनों कंपेयर करना है, लीस्ट अमाउंट एग्जम्पशन का अमाउंट होगा। और इसी तरीके से हम लोग टैक्सेबल HRA निकाल सकते हैं, मतलब एक्चुअल HRA जितना एम्प्लॉय को मिल रहा है उसमें से एग्जम्पशन का अमाउंट माइनस कर देंगे तो हमारा टैक्सेबल HRA आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक और इलस्ट्रेशन करते हैं, सो दैट हाउस रेंट अलाउंस का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। कंप्यूट द टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस ऑफ मिस्टर अभिजीत फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बेसिक सैलरी 5,000 पर मंथ, DA 2,000 पर मंथ, HRA 4,000 पर मंथ, रेंट पेड 4,000 पर मंथ इन पुणे, ठीक है, एम्प्लॉय पुणे में रहता है। ऑन 1/7/2020 देयर इज एन इंक्रीमेंट इन बेसिक सैलरी बाई 1,000। On 1/10/2020, employee hired a new flat in Kolkata at the same rate as he was posted to Kolkata. On 1/1/2021, employee purchased his own flat and resides there. That means इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि पूरे प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉय का सिचुएशन थोड़ा थोड़ा चेंजेस हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली पीरियड वाइज हम लोग टैक्सेबल HRA कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।
तो फर्स्ट जो पीरियड है 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक ये फर्स्ट केस है। एंड फर्स्ट जुलाई को इनकी सैलरी 1000 से बढ़ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टैक्सेबल एचआरए अलग से कैलकुलेट होगा। इसके बाद 1/10/2020 को 1 अक्टूबर को एम्प्लॉय है कोलकाता में शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ भी हमें अलग तरीके से कैलकुलेट करनी होगी। तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हम लोग देखते हैं। चलो, फर्स्ट केस में एम्प्लॉय की सैलरी है 5000 पर मंथ एंड डीए 2000 पर मंथ है। डीए बेसिक सैलरी का पार्ट है, यानी कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में सैलरी हो जाता है 5000 + 2000 7000 पर मंथ, ठीक है। एम्प्लॉय की सैलरी फर्स्ट क्वार्टर में 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक जो सैलरी इनकी 7000 पर मंथ है, ठीक है। सेकेंड केस में फर्स्ट जुलाई के बाद क्या हो रहा है, इनकी सैलरी 1000 से बढ़ जा रही है, तो अब इनका सैलरी हो गया 5000 बेसिक की जगह 6000 लेंगे हम लोग, 6000 + 2000 डीए, तो ये हो गया 8000 पर मंथ सैलरी, ठीक है। और कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बाकी सब कुछ वही, एचआरए उतना ही है, रेंट उतना ही पेमेंट हो रहा है, पुणे में ही रह रहा है। देन 1 अक्टूबर को एम्प्लॉय जो है कोलकाता में शिफ्ट कर गया है, दैट मीन्स मेट्रो में शिफ्ट कर गया है, ठीक है। मेट्रो का हमें 50% लेना होता है सैलरी के लिए, तो मेट्रो में शिफ्ट कर गया। बाकी सब कुछ सेम है, सैलरी वही है 8000 पर मंथ और कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। एंड लास्ट क्वार्टर में 1 जनवरी को एम्प्लॉय खुद का फ्लैट ले रहा है, वहाँ रह रहा है। तो 1 जनवरी के बाद एम्प्लॉय को कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, क्योंकि एम्प्लॉय खुद के घर में रह रहा है। जब एम्प्लॉय खुद के घर में रहता है, रेंट नहीं पे करता है, तो कोई भी एग्जम्पशन उससे नहीं मिलता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलिए सम को सॉल्व करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस ऑफ मिस्टर अभिजीत फॉर असेसमेंट ईयर 2021। हाउस रेंट अलाउंस रिसीव फ्रॉम 1/4/2020 टू 30/6/2020। हाउस रेंट अलाउंस एम्प्लॉय को 4000 पर मंथ मिल रहा है, ठीक है। एंड रेंट भी 4000 ही पेमेंट कर रहा है। तो चलिए 4000 × 3 अप्रैल, मई एंड जून, 3 महीने का हाउस रेंट अलाउंस हो गया 12000, ठीक है। एग्जम्पशन कितना होगा, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग बीइंग एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 1013 ए। फर्स्ट है एक्चुअल अमाउंट रिसीव 12000 मिल रहा है एचआरए। देन 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी दैट मीन्स हमारा सैलरी था फर्स्ट क्वार्टर में 7000, ठीक है। 7000 × 3 = 21000, ठीक है। तो ये 21000 का 40% हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये आ गया 8400, ठीक है। देन रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट भी ये 4000 पर मंथ के हिसाब से पे कर रहे हैं, तो 4000 × 3 12000 रेंट पेड हो गया, माइनस 10% ऑफ सैलरी दैट मीन्स 21000 का 10% 2100 हो गया। 12000 माइनस 2100 वी गेट 9900, और इन तीनों में लिस्ट अमाउंट है 8400, तो इतना का एग्जम्पशन मिलेगा, बाकी टैक्सेबल होगा। तो 8400 एग्जम्पशन का जो अमाउंट है वो एचआरए से माइनस कर दे रहे हैं, तो 3600 हमारा टैक्सेबल एचआरए हो गया, ठीक है। अब 1 जुलाई के बाद क्या हो रहा है, एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ जा रही है। एम्प्लॉय की सैलरी में बेसिक सैलरी इनका 6000 हो गया, और डीए वही है 2000, तो टोटल सैलरी हो गया 8000 × 3, 3 महीने का 24,000, ओके। तो 1 जुलाई से लेकर के 30/9/2020 का हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एचआरए उतना ही है 12000, 4000 × 3, 4000 × 3 एचआरए हो गया। एग्जम्पशन का अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव 12000, एंड 40% ऑफ सैलरी 24000 का 40% 9600 हो गया, एंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो 10% ऑफ सैलरी 24000 का 2400, एंड रेंट पेड 12000 है, तो 12000 माइनस 2400 9600 हो गया। अगेन यहाँ पे लिस्ट अमाउंट है 9600, सो 12000 से 9600 माइनस करने पर 2400 आ रहा है, ठीक है। ये सेकेंड क्वार्टर का हो गया टैक्सेबल एचआरए। देन थर्ड क्वार्टर में क्या हुआ, सब कुछ वही है, बस एम्प्लॉय शिफ्ट कर गया कोलकाता मेट्रो सिटी में, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्चुअल एचआरए रिसीव 3 महीने के लिए 1/10/2020 से लेकर 31/12/2020 तक 3 महीने का एचआरए 12000 हो गया। एग्जम्पशन एक्चुअल अमाउंट रिसीव 12000,
एंड यहाँ पे हम लोग लेंगे 50% ऑफ सैलरी। ठीक है, अभी तक हम लोग 40% ले रहे थे क्योंकि एम्प्लॉय पुणे में रहता था, लेकिन अब वो शिफ्ट करके कोलकाता आ गया है, मेट्रो सिटी में आ गया है, तो अभी हम लोग 50% ऑफ सैलरी लेंगे। सैलरी वही है 6,000 प्लस 8,000 2,000 8,000 है, 8,000 इंटू 3 24,000। सैलरी वही है 24,000। 24,000 का 50% हो गया 12,000। ठीक है, देन रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड 12,000। ठीक है, माइनस 10% ऑफ सैलरी। 24,000 का 10% 2,400। 12,000 में से 2,400 माइनस करेंगे तो 9,600 आएगा। अब इन तीनों में लिस्ट अमाउंट 9,600 है, ये हमारा एग्जम्पशन का अमाउंट रहेगा। तो 12,000 में से 9,600 माइनस कर रहे हैं तो 2,400 आ जा रहा है थर्ड क्वार्टर का। एंड फोर्थ क्वार्टर में एम्प्लॉय अपने घर में रह रहा है तो उसे कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा 12,000 जो HR है उसे मिल रहा है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारा टैक्सेबल HRA आ गया 20,400। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। पीरियड वाइज कुछ कुछ चेंजेस आ गए, लाइक सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट हो गया, या एम्प्लॉय किसी शहर में रहता था वहाँ से मेट्रो में चला गया, तो उसके हिसाब से पीरियड वाइज आपको HRA कैलकुलेट करना होगा, टैक्सेबल HRA, और उसके हिसाब से सब कुछ करना होगा। ठीक है, तो आई थिंक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है स्पेशल अलाउंस, ऑफिशियल डिडक्शन फ्रॉम विच डिपेंड्स ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स ये स्पेशल अलाउंसेस ऑफिशियल खर्चे को पूरा करने के लिए दिया जाता है, एंड डिडक्शन फ्रॉम विच डिपेंड्स ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर, सेक्शन 10(14)(1). इन सारे अलाउंसेस में डिडक्शन मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। कितना मिलेगा? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्टेड: एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर सच पर्पज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 10,000 मिला है एज अ अलाउंस और आपने उसमें से 8,000 खर्च कर दिया तो 8,000 एग्जम्प्ट हो जाएगा, 2,000 टैक्सेबल होगा। इसी तरीके से 10,000 मिला और आपने पूरा ही 10,000 खर्च कर दिया तो पूरा ही एग्जम्प्ट हो जाएगा। और अगर 10,000 मिला और आपने 12,000 खर्च किया तो भी आपको 10,000 ही एग्जम्प्ट मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे एग्जम्पशन मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर बट टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल अमाउंट रिसीव। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से अलाउंसेस आते हैं। ट्रैवल और ट्रांसफ़र अलाउंस, any allowance granted to meet the cost of travel on tour. Cost of travel includes any sum paid in connection with transfer, packing and transportation of personal effect on such transfer. ठीक है, अगर आप कंपनी काम से कहीं टूर पे जा रहे हो तो जो भी आपका कॉस्ट ऑफ ट्रैवल होगा उसके लिए ये अलाउंस मिलता है। और कॉस्ट ऑफ ट्रैवल अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो जितने भी खर्चे होते हैं लाइक पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ कॉस्ट ऑफ ट्रैवल के अंदर आएगा और ये एग्जम्प्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड। ठीक है, देन डेली अलाउंस, एनी अलाउंस ग्रांटेड ऑन टूर और फॉर द पीरियड ऑफ जर्नी इन कनेक्शन विद ट्रांसफ़र टू मीट द ऑर्डिनरी डेली चार्जेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी। ठीक है, ऑफिस के काम से आप कहीं बाहर गए हो, वहाँ पे डेली के खर्चे के लिए आपको ये डेली अलाउंस दिया जाता है और ये एग्जम्प्ट होगा जितना आप एक्चुअली खर्च कर रहे हो। देन कन्वेंस अलाउंस, any allowance granted to meet the expenditure on conveyance in performance of duties of the office provided free conveyance is not provided by the employer। अगर एम्प्लॉय ने आपको एम्प्लॉयर ने अगर आपको कन्वेंस नहीं प्रोवाइड किया है और ऑफिस के काम के लिए आपको लोकल में ही कहीं आना जाना करना पड़ रहा है तो कन्वेंस का जो भी खर्चा होता है उसके लिए एम्प्लॉयर आपको कन्वेंस अलाउंस दे सकता है और ये एग्जम्प्ट होता है एक्चुअल एक्सपेंडिचर के बेसिस पर। देन हेल्पर एंड असिस्टेंट अलाउंस, any allowance granted to meet the expenditure of assistant or helper provided such helper is appointed for the performance of duty of an office। अगर आपने हेल्पर अपॉइंट किया या असिस्टेंट अपॉइंट किया ऑफिस के काम के लिए और उसके लिए अगर आपको हेल्पर और असिस्टेंट अलाउंस मिल रहा है तो वो इस सेक्शन के अंदर आएगा। एक्चुअल जो आपका एक्सपेंडिचर हो वो एग्जम्प्ट होगा, लेकिन सर्वेंट अलाउंस इज़ फुली टैक्सेबल। फुली टैक्सेबल वाले सेक्शन में मैंने बताया था कि सर्वेंट अलाउंस जो होता है वो पूरी तरह से टैक्सेबल होगा। डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, घर के काम के लिए अगर आप सर्वेंट रख रहे हो उसके लिए आपको अलाउंस मिल रहा है तो वो फुली टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो ये याद रखना, दोनों मिक्सअप मत करना। देन रिसर्च अलाउंस, एनी अलाउंस ग्रांटेड टू एनकरेज एकेडमिक रिसर्च एंड अदर प्रोफेशनल परस्यूट। दिस अलाउंस में ऑल्सो भी टर्म्ड एज प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एकेडमिक डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए अगर आपको कोई अलाउंस मिल रहा है लाइक रिसर्च अलाउंस या फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, तो ये इस सेक्शन में आएगा। ठीक है, इसी तरीके से यूनिफॉर्म अलाउंस, एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज और मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म वेयर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी ऑफ एन ऑफिस।
ठीक है। तो इसके बाद आगे जो नेक्स्ट है दैट इज़ स्पेशल अलाउंस फॉर द पर्सनल एक्सपेंडिचर। ये यहाँ पे जो अलाउंसेस आ रहे हैं ये सारे अलाउंसेस मिलते हैं पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए, और ये एग्जाम्प्ट होते हैं सेक्शन 1042 के अंदर, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे अलाउंसेस आते हैं, बट जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट अलाउंसेस है उन सबको हमने कवर किया है। आप इतना ही कर लो, एग्ज़ाम्स के लिए इतना काफ़ी है। इससे पहला चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। बच्चों की पढ़ाई के लिए अलाउंस दिया जाता है, और ये एग्जाम्प्ट होता है ₹100 पर मंथ के हिसाब से अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। 2 बच्चों के लिए मैक्सिमम मिलेगा, मतलब एक बच्चे के लिए मैक्सिमम 1200 एंड 2 बच्चों के लिए 1200, दैट मीन्स 2400 तक का आपको मैक्सिमम एग्जाम्पशन मिल सकता है इसके अंदर। देन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, मतलब 2 बच्चों के लिए ₹300 पर मंथ के हिसाब से एग्जाम्पशन मिलेगा। अब इन दोनों केस में एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ सिर्फ 2 बच्चों के लिए मिलेगा, 2 चिल्ड्रंस के लिए, लेकिन अगर सेकेंड इशू ट्विंस है तो उस केस में 3 बच्चों को ये एग्जाम्पशन मिलेगा पर 100 के हिसाब से। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के केस में ₹100 पर मंथ के हिसाब से, एंड हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस में 300 पर मंथ के हिसाब से। लेकिन सेकेंड इशू ट्विंस होना चाहिए। अगर फर्स्ट इशू ट्विंस होगा तो उस केस में सिर्फ 2 बच्चों को मिलेगा। सिर्फ सेकेंड इशू अगर ट्विंस होता है तो उस केस में 3 बच्चों को एग्जाम्पशन मिल सकता है, और इस चीज़ को लेकर बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस में एग्जाम्पशन मिलता है 3200 per month in case of an employee who is blind or orthopedically handicapped employee with disability of lower extremities or deaf and dumb, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्यों दिया जाता है? घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें एग्जाम्पशन सिर्फ जो लोग ब्लाइंड है या फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको मिलता है। कितना मिलेगा? 3200 पर मंथ के हिसाब से, और दूसरे एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलेगा। सिर्फ जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको मिलेगा 3200 पर मंथ के हिसाब से एग्जाम्पशन। देन अंडरग्राउंड अलाउंस वुड बी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय हु इज़ वर्किंग इन एन अनकंजेनियल अननेचुरल क्लाइमेट इन अंडरग्राउंड माइंस। दिस इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ द इंडिया। मतलब ये अंडरग्राउंड अलाउंस किसको मिलता है? जो लोग माइंस में काम करते हैं उन लोग को मिलता है, एंड ये एग्जाम्प्ट होता है 800 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। देन अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, ट्रांसपोर्ट में जो एम्प्लॉय काम करते हैं, या फिर इसको ट्रक ड्राइवर अलाउंस भी बोला जाता है। तो जो भी अलाउंस मिलेगा उसमें से एग्जाम्पशन कितना है? 70% ऑफ सच अलाउंस अप टू मैक्सिमम ऑफ ₹10,000 पर मंथ, ठीक है। मतलब 70% और जो भी अलाउंस रहेगा उसका 70% और 10,000 दोनों में जो कम रहेगा वो एग्जाम्प्ट होगा, एंड रेस्ट अमाउंट टैक्सेबल होगा। देन ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एरिया, एजेंसी एरिया अलाउंस, दिस इज एग्जाम्प्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ 200 पर मंथ, ठीक है। ₹200 पर मंथ के हिसाब से एग्जाम्प्ट होता है, एंड रेस्ट अमाउंट विल बी टैक्सेबल। तो ये जितने अलाउंसेस हैं ये इनका जो एग्जाम्पशन का लिमिट है वो फिक्स किया हुआ है, कितना मैक्सिमम इनको एग्जाम्पशन मिलेगा। और ये सारे अलाउंसेस आपको जस्ट लर्न करके रखना होगा। लाइक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में ₹100 पर मंथ के हिसाब से मिलता है, हॉस्टल एक्सपेंडिचर में 300 पर मंथ के हिसाब से, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3200 पर मंथ, अंडरग्राउंड अलाउंस 800 पर मंथ, अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज 70% ऑफ सच अलाउंस up to a maximum of ₹10,000 per month, and then tribal area allowance 200 per month। इतना आप लोगों के लिए एनफ है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। आई होप समझ में आएगा। और अगर कोई डाउट है आपको, कोई क्वेरी है, कोई भी कमेंट, कोई भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में डाल दें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।